हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 8 मई को फिक्स हो गया है। तो हम लोग अपना रिवीजन तो कर ही रहे थे, लेकिन और एक क्विक और इफ़ेक्टिव रिवीजन के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ईयर वाइज और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये कैसे हो सकता है, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज एक साथ कैसे हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे 66th बीपीएससी, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेंड हमेशा जो लेटेस्ट होता है उसी के हिसाब से चलता है। तो अगर हम स्टार्ट करें 38 बीपीएससी से तो वो सही एनालिसिस नहीं होगा। तो हम इसीलिए उल्टे चलते हैं 66 बीपीएससी से। तो 66 बीपीएससी का पेपर उठाएंगे, फिर उसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि पहले 66 बीपीएससी का वो क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री में आए हैं। हिस्ट्री में भी सबसे पहले उसको करेंगे जो एंशिएंट में आए हैं। फिर एंशिएंट में भी हम कुछ इस तरह से टॉपिक को डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले गुप्ता वाला क्वेश्चन कर लें, नहीं, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे ऐसे जो, या उससे भी पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्वेश्चन हो तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और एक चीज़ और बता दूं, जब मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर को डिटेल में करता हूं, चाहे यूपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस के लिए या बीपीएससी के लिए देना हो। तो ये मुझे लगता है सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से काफ़ी फार 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 बेटर होता है। पहले हमें प्रीवियस ईयर पे कमांड होनी चाहिए, तो पहले प्रीवियस ईयर पे कमांड कर लेंगे। उसके बाद टेस्ट का प्रैक्टिस सेट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट मैंने ले आया है, जो रंजीत सर का आपको पता ही होगा, जो चलाते हैं वो बैच, उन्होंने 20 सेट का प्रैक्टिस सेट लाया है। तो क्योंकि इंग्लिश में मुझे इन्हीं का मिला है, एडुटेरिया का इंग्लिश में आया नहीं है, आएगा तो उसको भी हम लोग ऐड ऑन करने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, सबसे लास्ट एग्ज़ाम वही हुआ था, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। केबीसी नैनो का पब्लिकेशन का बुक है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में किया है, लेकिन इसके अलावे भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना होगा तो हम लोग करेंगे। ये सबसे लेटेस्ट है, 1994 से 2020 के बीच का है। और इसमें देखो कितने पेपर है मैं बताता हूँ। और ये सबसे पहले ये इन्होंने क्या किया है, 22, देखो दो पेपर को इन्होंने साल वाइज सिंपल किया है, पेपर वाइज किया है। पेपर वाइज देखो ईयर वाइज है, और इसमें फिर टॉपिक वाइज इवन बांटा ही हुआ है। तो ये मुझे, मेरे लिए बहुत आसानी, क्योंकि मुझे पेपर से करके करना होता तो आपको भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि मान लो एंशिएंट हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन आया, उसके बाद 66 क्वेश्चन आया, उसके बाद 79 क्वेश्चन आया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इन्होंने टाइम बचा दिया, थैंक यू उनको। लेकिन इसके बाद हम जो 1994 से 2018 तक करेंगे, इसमें हम ईयर वाइज ही करेंगे। ध्यान देना, ईयर वाइज कैसे, पहले 2018 का हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, मेडाइवल मॉडर्न जो जो है, तो हम लोग ईयर प्लस टॉपिक। तो ये ऐसे क्यों करें, देखो मे बी इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आप लोग किए होंगे कभी ना कभी, किसी के लाइव सेशन में कहीं भी ने कभी किया होगा, लेकिन एक फीलिंग नहीं आता कि क्या मैंने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं कि नहीं। ये फीलिंग आना, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि यार जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से जो प्रीवियस ईयर आता है वो तो मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, मुझे एक एक टॉपिक का नॉलेज है, जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान के चलते एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मान के चलते हैं, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। लेकिन भाई टॉपिक तो रिलेट होता है ना। जैसे हमें पता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट बहुत रेयरली होता है, लेकिन भाई क्वेश्चन तो मेडाइवल हिस्ट्री में विजयनगर से आते हैं कि नहीं, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, फिलॉसफी से क्वेश्चन आते ही कि नहीं। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब हमें पता चल गया, एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पता चल गया कि यार बुद्धिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इसके क्वेश्चन को हम लोग, जो बाकी का क्वेश्चन के अलावा जो रिलेटेड टॉपिक होगा उसको साथ साथ रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन में तो यही हमें करना है, पूरा तो हमें टॉपिक करना है नहीं, लेकिन रिवाइज कर लेना है, इंटरलिंकेज करके रिवाइज करना है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर्स को भी करने, करेंट अफेयर्स से हमें ये फ़ायदा हो कि हमें पता चलेगा यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला पेपर। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट और मेडाइवल डिस्कस करेंगे, और उसका छोटी छोटी वीडियो हम लोग करेंगे, लेकिन काफ़ी डीप आपको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और लिंकेजेस करना हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंटर लिंकेजेस हम लोग करते हैं, ये सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरो ऑफ प्लाउड फील्ड। प्लाउड फील्ड का मतलब होता है जो खेत बिल्कुल जोता हुआ नहीं होता है, उसमें आपने ऐसा देखा है, ऐसे ऐसे करके हुआ था। जैसे आपने कभी आलू का खेत देखा होगा जहाँ पे आलू रोपा जाता है, जैसे एक फरो होता है, उसके बीच में गैप होता है, एक थोड़ा ऊंचा हुआ छेद ऐसा, और फिर एक गैप, फिर एक दूसरा उखड़ा हुआ पार्ट ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे, हाँ सॉरी, ऐसे ऐसे कर सकते, एक उखड़ा और फिर फाद यहाँ नीचे थोड़ा, यहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आलू का खेत ऐसे करता हूँ, ऐसे यहाँ से आलू का पेड़ निकलेगा, यहाँ पे पानी को बहाया जा सकता है, थोड़ा नाला, पतला सा नाला टाइप का यहाँ पे, और ये सब आपस में कनेक्टेड होता है। यहाँ से पानी आया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने किया है, इसलिए हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे मिला है, हड़प्पा के किस साइट पे। तो ये मिला है कालीबंगन में, कालीबंगन पे। भाई कालीबंगन और देखो कालीबंगन के बारे में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन कालीबंगन के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और सारे एग्जाम में, इससे हमें पता चल जाए कालीबंगन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो कालीबंगन के बारे में सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, प्लीज प्लीज जो राजस्थान एग्जाम वाले हैं वो प्लीज ध्यान देना, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक चीज और, यहाँ से काली और यहाँ पे बैंगल्स, ऐसे बोल सकते हैं, काली यानी ब्लैक बैंगल्स इसको बोलते हैं, ये भी यहाँ पे मिला है, ब्लैक बैंगल्स। उसके अलावा यहाँ पे जो एक जो फायर अल्टर्स मिला है, फायर अल्टर्स यानी यहाँ पे जो सैक्रिफाइस वगैरह के जो प्रावधान है ना, वो भी थे, सैक्रिफाइस। ह्यूमन बच्चों के स्कल मिले हैं, इससे क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पे सर्जरी वगैरह के भी मतलब कि एविडेंस मिले हैं। उसके अलावा डबल ब्यूरियल, प्लीज़ ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल एक फैक्ट है, नहीं, ये सारे एग्जाम में आए हुए किसी न किसी एग्जाम में। कालीबंगन से आपको फायर अल्टर्स याद रखना है, इवन आपको बीपीएससी में ही किसी न किसी पेपर में मिलेगा। डबल ब्यूरियल भी बीपीएससी के किसी न किसी पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। सैक्रिफाइस यहाँ पे होता है, इसलिए फायर अल्टर्स मिलते हैं। स्कल मिला है बच्चों का, इससे पता चलता है कि सर्जरी होता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इतना हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा धोलावीरा से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। धोलावीरा से जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, एक तो काफ़ी यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिल रही है। देखो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा क्या होगा, आप देखो कि यार आगे किसी पेपर में आया हुआ है, जैसे 65 पीछे जाओगे तो मे बी धोलावीरा के बारे में यही इन्फॉर्मेशन पूछा हो, और पूछे हुआ है, ठीक है। और क्या धोलावीरा के बारे में, यहाँ पे एकमात्र स्टेडियम मिला है, ओनली स्टेडियम, ठीक है। और क्या मिला है, देखो जनरली जो साइट थी उसमें 2 पार्ट में बचा हुआ था शहर, एक अपर साइटेडल, एक लोअर टाउन वाला है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ था। ये काफ़ी यूनिक था, 3 पार्ट में बटा हुआ था, इतना है यही इन्फॉर्मेशन। और भी बहुत कुछ है बट पूछा नहीं हुआ एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदारो से इम्पोर्टेंट, भाई हमें एक तो ग्रेट ग्रैनरीज, देखो भले ही हड़प्पा में 6 ग्रैनरी होती थी एक लाइन में लगी, लेकिन यहाँ पे एक होता था, उस 6 के बराबर होता है। उसके अलावा ग्रेट बाथ, ठीक है ना। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज जो न्यूड गर्ल होती थी, और वो अपने हाथ में बहुत सारी कारीगरी वाला चीज़ पहनी थी, जो बैंगल्स वगैरह पहनी थी, ठीक है। उसके अलावा हाँ इतना ही क्लियर है। लोथल से सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोथल से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल बनाया, ध्यान देना, एकमात्र साइट है जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड बना था, यानी ये नेचुरल नहीं था, आर्टिफिशियल बनाया गया था। आप उस समय की इंजीनियरिंग का दाद दे सकते हो, आर्टिफिशियल में ब्रिक का डॉकयार्ड बनाया गया था, ठीक है। और
राइस के कल्टीवेशन का यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला था, राइस के कल्टीवेशन का, ठीक है ना। उसके बाद मेटल वर्क का कुछ मिला था, ठीक है। उसके अलावा और कुछ हम यहाँ से याद नहीं कर सकते, ठीक है। इवन डबल ब्यूरियल वाला बात है ना, यहाँ से ही मिला था, लेकिन कालीबंगम ज़्यादा फेमस है। डबल ब्यूरियल में दोनों ऑप्शन में हो तो प्लीज़ मोर देन एवब में लगा देना, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शन हो तो कालीबंगन में लगाना, ठीक है। चलिए यहाँ हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। देखो, जब हम वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप के होते हैं। एक हम पहले स्मृति वाला कर रहे थे, और उसके बाद श्रुति। स्मृति वाला का मतलब है कि कुछ लिखा विखा नहीं गया है, लेकिन श्रुति का मतलब है लिखा गया है। श्रुति का हम बात करते हैं, उसमें उपवेदा भी आता है, स्मृति भी आता है, लेकिन साध दर्शन भी आता है। साध दर्शन हिंदी फिलोसफी है। साध मतलब 6 दर्शन है। इसमें 6 दर्शन कौन कौन है? न्याय, एक तो न्याय हो गया, उसके अलावा वैशेषिका हो गया, दूसरा ये हो गया, उसके बाद संख्या हो गया, योगा हो गया, उसके अलावा 2 और है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। न्याय के प्रोपाउंडर कौन है? गौतम, ठीक है ना। वैशेषिका के प्रोपाउंडर है कन्नर, ठीक है ना। संख्या के है कपिल, कपिला। योगा के प्रोपाउंडर है पतंजलि, ठीक है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के है जैमिनी और उत्तर मीमांसा के है बद्रायन, ठीक है ना। लेकिन जो ये वैशेषिका है, डिस्कस किसके बारे में करता है? वैशेषिका डिस्कस करता है थोड़ा फिजिक्स वाला चीज के बारे में, यानी ये मेटाफिजिक्स के बारे में, एटम्स की थ्योरी, इस सब के बारे में वैशेषिका डिस्कस करता है। कौन से प्रोपाउंडर है? कन्नर है। प्लीज, प्रोपाउंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक में। योगा हमने देख लिया, पतंजलि फोकस करते हैं योगिक प्रैक्टिस पे। न्याय के बारे में बात करते हैं, लॉजिक पे फोकस करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। सांख्य की बात करें तो जो संख्या है, ये 2 यूनिवर्स की 2 इंडिपेंडेंट रियलिटीज के बारे में बात करता है। एक है पूर्वा, एक है प्रकृति। पूर्वा और प्रकृति, यानी इसके साथ आप संख्या के साथ पूर्वा और प्रकृति भी याद कर सकते हो। ये पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बाकी क्वेश्चन में डील करने में मदद करेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन को आप प्लीज़ 150 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लेके चलना। अगर ऐसे लेके चल रहे हो तो प्लीज़ आप टाइम पास कर रहे हो। 150 क्वेश्चन इक्वल टू कम से कम 5 तो मान ही लो, 10 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो खुद सोचो ना, आप कितना रिवाइज करो, कितने अच्छे से, ठीक है। त्रिरत्ना, या इसको हम बोल सकते हैं 3 ज्वेल्स, ठीक है ना। ये किसके बारे में बोल रहा है? कि राइट नॉलेज, राइट फेथ, कि जो सही है ज्ञान, सही पे विश्वास, और राइट एक्शन। बहुत कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, फेथ भी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे इंटेंशन की बात करें भाई, ठीक है। और उसके बाद आपका एक्शन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये तीनों किससे रिलेटेड है? ये तीनों जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, जैनिज्म से। लेकिन आपने बोला होगा कि यार कुछ 3 तो मैंने, और 3 ज्वेल्स के बारे में और हमने डिस्कस किया था, बुद्धा, धम्मा, संघ। बुद्ध, तो ये भी तो 3 ज्वेल्स है, लेकिन ये अलग है। ये है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है ना। ये है बुद्धा से रिलेटेड, लेकिन ये है जैनिज्म से रिलेटेड। 24th तीर्थंकर कौन है? महावीर। तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब गुरु, महावीर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता सकते हो, महावीर के सिंबल का क्या नाम है? किस चीज को महावीर जी का सिंबल बोला जाता था? ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंट द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रूलर का नाम पूछा हुआ है, यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट थे ये नहीं पूछा हुआ है, और इस पे कंफ्यूज करते हैं लोग और सही क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो रूलर का पूछा गया है, ठीक है। रूलर उस समय कौन थे? रूलर थे कनिष्क।
तो अब चारों रूलर के बारे में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय रूलर कौन था? अजात शत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक। फोर्थ कौन थे? कनिष्क। और क्या रखना है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगृह। सेकेंड वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। फोर कश्मीर में हुआ था, कुंदग्राम में। उसके अलावा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन थे बताइए? महाकश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन थे प्रेसिडेंट? शबाकमी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन थे प्रेसिडेंट? मोगाली पुत्र तीश। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बासुमित्र। ठीक है, ये चार इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जगह हमने देख लिया, कब हुआ था ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहला तो 483 BC में, मतलब एक स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, क्या एक भी बुद्धिस्ट काउंसिल तब हुआ जब महात्मा बुद्ध जिंदा थे? नहीं, सारा काउंसिल उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही हुआ। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या डिस्कशन हुआ, क्या बाहर आया? 2 सूत्र बाहर आया। एक का नाम था विनय सूत्र और एक था विनय पिटक। 2 पिटक आया और एक है सुत्त पिटक। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पिटक जो बुक है ये किससे रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेटेड? ये एक्चुअली पूछा गया है, ये बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे आपको उपंग वगैरह, अंग वगैरह ये पूछा जाए, उपंग अंग ये सब जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो पिटक किससे रिलेटेड है? बुद्धा। तो 2 बुक्स है, विनय पिटक, एक सुत्त पिटक। विनय पिटक लिखने वाले हैं उपाली, सुत्त पिटक लिखने वाले हैं आनंद। विनय पिटक जब लिखा गया था तो विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है कि कोड क्या फॉलो करेंगे जो वहाँ पे होते हैं ना, जो संघ में जो लोग होते हैं, जो मोनास्टिक होते हैं, तो वो क्या कोड फॉलो करेंगे उनके लिए था। और दूसरा है आनंद ने सुत्त पिटक लिखा था। इसमें है कि बुद्धा की टीचिंग, प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, वी और यू आस पास है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, ये भी याद करें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कालसो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग कर सकते थे। ये है हर्यंक, ये है शिशुनाग। क्लियर है ना। ये मौर्य, ये तो इनका कुषाण डायनेस्टी था। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं। व्हिच दिल्ली सुल्तान, किस दिल्ली सुल्तान को बोला जाता है कि भाई उन्होंने अडॉप्ट किया ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी? ये किया था बलबन ने। बलबन ने एक और चीज किया था, सजदा और पेबोश, कि मतलब जैसे टच करना है, लेग को टच करना है, चूमना है, ऐसे वाला जो प्रथा होती है ना, वो बलबन ने ही स्टार्ट किया था। ये बात इन्फॉर्मेशन याद रखना है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन याद कर रखना है। क्या इन्फॉर्मेशन है? इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है ना। इल्तुतमिश को एक चीज तो बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव। कैसे स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता है? देखो, जो गोरी थे, गोरी का स्लेव का नाम था क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का एक्चुअली स्लेव ही था बलबन। तो ऐसे चलते थे। स्लेव का मतलब आप ऐसा समझ लेते कि उन्होंने चुना, मतलब उनका अपना ब्लड नहीं था, उन्होंने चुना और उनमें सारी कैपेबिलिटी, सारा स्किल सेट दिया कि वो आगे चल के उसके राज्य को संभाल से। देखो, कोई भी स्लेव बनाता है इसीलिए नहीं कि वो किंग बना दे, लेकिन वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो किंग बन जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में, ये थर्ड किंग था मामलुक डायनेस्टी का। मामलुक को हम स्लेव भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अलाउद्दीन तो हमें पता है कि इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए और ये रिपल्स किया मंगोल इन्वेजन को। ठीक है, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय में एक काजी बना था, कौन बना था बताइए? इब्न बटूटा आए थे मोरक्को से, और रिहला एक्चुअली इनके अकाउंट का नाम है, ये बात याद रखिएगा। इब्न बटूटा आए थे और उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको बना लिया था काजी, मतलब क्या बोल सकते हैं, जज
बाद में कुछ समय के लिए जेल भी में भी रखा था डिस्प्यूट होने पे। बाद में इनको चाइना भेजा गया था, इसको इब्न बटूता को एज ए एम्बेसडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है कि मतलब ये समझदार मूर्ख टाइप का ऐसा बोला जाता है कुछ, क्योंकि उन्होंने 4-5 चीज़ ऐसे किए जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये बहुत अपने आप को तो बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचते थे, जैसे करेंसी को बदलना, ठीक है ना। उसके अलावा अब कैपिटल को चेंज करना, दौलताबाद कैपिटल चेंज करना चाहते थे, दिल्ली से दौलताबाद। ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, which medieval Indian empire was famous to elaborate local self government। बहुत फेमस है चोला को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब ये इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। आप मुझे बता सकते हो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किनको बोला जाता है? ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मुझे यहाँ पे बताइए। वैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया है। और अभी जब मुझे यूपीपीसीएस मेंस दे रहा था, उसमें पूछा हुआ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या रोल है रूरल सोशल स्ट्रक्चर में, क्या इम्पैक्ट डाला रूरल सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। मतलब ये सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा सोचना। हाँ, इंडियन एम्पायर जो फेमस थे, उसके अलावा थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं चालुक्य के बारे में। चालुक्यन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है। चालुक्य के बारे में डीप उतना जानना भी नहीं है, कुछ जानना होगा तो हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सोलंकी का एक राजा था जिसका नाम है सिद्ध राजा जयसिम्हा और कुमारपाल, ये इम्पॉर्टेंट राजा थे। उसके बाद परमार डायनेस्टी की बात करें तो मालवा वाले एरिया में थे, ठीक है ना। और एक कॉपर प्लेट है जिसका नाम है हरसोला कॉपर प्लेट, इसको इशू किए थे परमार किंग शियायक टू ने, ठीक है ना। इसके बारे में बोला जाता है कि ये फ्यूडेटरी थे राष्ट्रकूट ऑफ मन्या खेत के, ठीक है। ये बात इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए नहीं वहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है, एग्जाम ओरिएंटेड रिवाइज करना है। नेक्स्ट है पिट्राडुरा, ये रिलेटेड है किससे? देखो पिट्राडुरा रिलेटेड है एक्चुअली, जो यहाँ पे डेकोरेशन क्या है, देखो वॉल होता है ना, वॉल पे ऐसे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे पत्थर डाले जाते हैं। तो हम लोग घूमने गए थे, तो जो हमारा गाइड बता रहा था कि बहुत जो ये पहले पहले क्या होता था कि ये जो छोटे छोटे बेशकीमती पत्थर है लोग इसको निकाल लेते थे। और इवन बोला कि ब्रिटिश एरा में तो इसका बहुत ज़्यादा तहस नहस किया गया था। ये ब्रिटिश ने बहुत सारे जो लगे थे, कई कई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उनको लगा था, उन्होंने निकाल ही लिया था। वॉल को डेकोरेट करने में कहाँ पे गया था मैं, कौन सा स्ट्रक्चर है ये इसके पास, ताजमहल के पास, जहाँ पे अकबर ने, ये मैं आपको गेस दे रहा हूँ, अकबर ने अपना कैपिटल बनाया था बाद में, ये मैं गेस दे रहा हूँ, आपको बताना है। अकबर ने बाद में अपना कैपिटल बनाया था, उनको किसी ने बोला था कि बेटा होगा, बताइए। फिर उसी सूफी संत के नाम पे अपने बेटे का एक उपनाम भी रखा था, ये भी इतना भी मैंने बता दिया, आप बताना है। व्हिच मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखाना बनाया था फॉर पेंटिंग के लिए कारखाना बनाया था, कौन सा मुगल रूलर? ये बनाया था अकबर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर कि पेंटिंग के एरा में जब सबसे पिनेकल पे पहुंच गया बिल्कुल, तो था जहांगीर। बाद में से फिर डिग्रेड होने लगे, ठीक है। देखो कारखाने में एक्चुअली होता क्या था, कारखाना में जो सीख लिए हुए हैं वो नए नए बच्चों को सिखाते थे, ये पेंटिंग वगैरह के बारे में ये सब बात होता था, ठीक है। और बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के समय में मतलब बहुत ही एलिगेंस और रिचनेस के लेवल पे ले गए थे। शाहजहाँ के बारे में तो हमें पता ही है कि ताजमहल बनवाया था उन्होंने, ठीक है ना। और बस इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना है। नेक्स्ट
चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे हुमायूं के बारे में पूरा डीप बता दूँ, नहीं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो उनको बताएंगे कि कैसे उन्होंने चौसा की लड़ाई हारी थी शेरशाह सूरी से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 8 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा वीडियो एक में होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ इसके बारे में, ठीक है। देखो, टेस्ट सीरीज तो हम लोग करेंगे ही, और टेस्ट सीरीज में हमारा पहला जो पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज देखो, हम लोग टेस्ट सीरीज में सोच रहे थे सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज किसका है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं बाकी कुछ सेट। किनका सेट हमने आपको बता दिया, ठीक है। ड्यूटेरिया कर इंग्लिश में आ जाएगा तो ड्यूटेरिया से करेंगे, नहीं तो ये तो हम डिस्कस करने वाले ही हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स है ये उनके लिए तो फ्री है बिल्कुल, जो ऑलरेडी हमारे बीपीएससी वाले कोर्स में ज्वाइन है, ठीक है ना। ऑलरेडी जो हमारे बीपीएससी वाले कोर्स में ज्वाइन है, ये हम आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा हर एक पेपर का, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, ठीक है। और बाकी जिनको करना है इस नंबर पे आप मैसेज करना 485, और या टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको प्राइस बता। प्राइस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। चलिए, बस एक नॉमिनल प्राइस रखते हैं जो कुछ हमारा भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।